inside edge and dragged on. Yeah, on the ground. Fielder running in, settling under it. I think it's Ben Stokes. Takes the catch. Immediate effect. It's out. It's little touch, a little touch. Yes, there was another wicket. A shot in the air, down the throat of deep mid wicket. That's in the air, straight to mid off. It's chipped away, again finds the man in the deep. That's in the air. Knocked him over. What a delivery. Shaheen Shah Afridi. Typical. Straight to in. Harris Rail strikes back. Iftikhar takes the catch. Edged and it's through to Rizwan. They're not out of it. This man, he loves the G. Off you go. Wide again and gone. That is a quite brilliant catch. Gone. Full and straight and he's hit it leg side. It's Ben Stokes with the winning run. आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज, मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, हार जीत किसी भी खेल का हिस्सा होती है। दो टीम्स किसी भी खेल के मुकाबले में जब आमने सामने होती हैं तो एक बात तो अंडरस्टूड होती है कि एक जीत के घर जाएगी और एक की किस्मत में हार जो है वो लिखी जाएगी। अगर हम बात करें आज के वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल की तो बहुत सी नजरें डेफिनेटली इस खेल पर लगी हुई थी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो क्रिकेट वैसे भी बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट है पाकिस्तानियों की इस खेल के साथ, तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी थी क्योंकि बहुत ही एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में से हमने देखा कि हमारी टीम सबसे पहले तो सेमीफाइनल्स तक पहुंची। एक पॉइंट आया था जहां पर ये उम्मीद खत्म हो गई थी कि शायद हम इस टूर्नामेंट के फाइनल जो मराहिल हैं उसका हिस्सा ही नहीं होंगे, लेकिन टीम ने परफॉर्म किया, टीम ने अच्छा खेला। कुछ पॉइंट्स पर ऐसा लगा कि लक जो है वो हमारे साथ है और हम फाइनल का हिस्सा बने। अगर आज के मैच की भी बात करें, खेल की बात करें, अच्छा खेली टीम। बैटिंग ऑर्डर को लेकर जाहिर है बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात हो रही है कि कहां कोई ऐसी कोताही हुई है जिसकी वजह से नतीजा वो नहीं आया जिसकी हम तवक्को कर रहे थे या जिसके लिए हम दुआएं कर रहे थे, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। इस पूरे टूर्नामेंट से हमने क्या कुछ सीखा, कोई ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं, कोई ऐसी गलतियां हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हैं जो फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। शाहीन आफरीदी की इंजरी, उसको लेकर एक बहुत एक एंग्जाइटी इस वक्त कौम में पाई जाती है क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, उनका सबसे पहले इस टूर्नामेंट का हिस्सा होना, उसको लेकर भी बात की जा रही थी। और फिर अब इस मैच में एक तो ये कि उनका जो लॉस हुआ जिस पॉइंट पर हुआ, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि उसकी वजह से भी जो है वो ये मैच हम नहीं जीत सके, वरना शायद कुछ बात हमारे हाथ में उस पॉइंट तक थी। तो ये सभी इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे और जो जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर में भी अभी और भी बहुत बड़ी बड़ी गेम्स आनी है, उसके लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए हमारी, कुछ उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया हमारे डेस्क के एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सैयद नमूद मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नमूद, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है, पीटीवी वर्ल्ड के लिए प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं, अहमद नवाज ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अहमद, आपका भी, आपने हमें वक्त दिया। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन कुछ और भी लोग हैं जिन्हें हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नमूद, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूं, डेफिनेटली जब कोई भी इस तरह का बड़ा मुकाबला उसका आगाज हो रहा होता है तो कोई भी शख्स अपनी टीम के लिए मायूसी नहीं रखता दिल में, लेकिन वर यू एक्सपेक्टिंग कि इसी तरह का कोई डिसीजन आ सकता है क्योंकि जो भी है इंग्लैंड बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग टीम तो है। देखिए इंग्लैंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उतनी स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान भी थी। अब ये कहा जा रहा, ठीक है, एक बात बिल्कुल स्टार्ट में ये हुई थी कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था कि जी इंग्लैंड को तमाम जितने भी वो लोग थे जो क्रिकेट को देखते हैं समझते हैं, वही कह रहे थे ये फेवरेट टीमों में से एक फेवरेट टीम है और ये लाजमी फाइनल तक जाएगी और ये इसमें जीतने का पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टीम का जो सफ़र है टूर्नामेंट में उसको ज़रा थोड़ा सा देखें ना, फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की स्ट्रगल को अभी भी अगर मगर में आप लेके जाएं तो उधर इंग्लैंड के साथ भी तो यही हुआ था ना, जब उनको आयरलैंड के साथ उनको जब मसाइल पैदा हुए थे, अफगानिस्तान से वो किस तरीके से जीते थे, अगर पहला मैच अगर सबको याद हो, फिर आगे उनका एक मैच हो नहीं पाया, वो भी उसी सूरत हाल से निकल के आए हैं। अगर उन्होंने सेमीफाइनल में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो सेमीफाइनल में हमारी परफॉर्मेंस देखें ना, जो 7 विकेटों से हमने न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। अब ये कहा जाए कि जनाब के जो टीम है वो हर मैच जीते, हर जगह पे जाए, देखिए इन
इंडियन नौजवानों का, हमारे प्लेयर्स का जो बुनियादी काम था वो था परफॉर्म करना। आप ये देखें कि एक स्कोर है जो बहुत ही थोड़ा स्कोर का, अगर आप ओवरऑल देख लें तो ये कोई स्कोर नहीं था 130 137 या इसको आप 130 इसकी लाइन में या 40 से नीचे का स्कोर, ठीक है। एक स्कोर 150 प्लस कोई चीज हाँ थोड़ी एक सॉलिड रेंज में होते हम अगर हो जाता। हाँ, उस स्कोर को मैं कह रहा हूं कि हमारे बॉलर्स जो हैं कहां तक लेके गए हैं, आखिरी ओवर के एज तक लेके गए हैं। हाँ। इससे पहले जो सेमीफाइनल था, जब इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी थे और उधर से पूरी की पूरी टीम मौजूद थी, वो 170 इन्होंने करना था और वो 16वें ओवर में कंप्लीट कर चुके थे। हाँ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टीम ने कम से कम वहां पे ऐसी फाइट की है। अगर आप ये सोच लें कि यार हम हार गए, अब हम रोना शुरू कर दें, ये तो अब ये सबसे बड़ी जो समझता हूं कि सबसे बड़ी चीज यही है कि दुनिया की 2 बड़ी टीमें थी जिनमें से पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद है। कितनी टीमें मौजूद थी? पहला राउंड था, पहले राउंड से निकल के दूसरा राउंड आया, फिर उसके बाद नॉकआउट राउंड आया, उधर से निकलने के बाद दुनिया की 2 बेहतरीन टीमों ने लेकिन देखिए मैंने तो अपने इब्तिदाई में कह दिया ना कि हार जीत तो वो तो डेफिनेटली वो खेल का हिस्सा है, टीम ने बहुत अच्छा खेला, वो बात भी दुरुस्त है। आपने अभी जो बात की ना कि हमारे बॉलर्स ने इस स्कोर को भी आखिरी ओवर तक स्ट्रेच किया, उन्हें मजबूर किया कि वो आखिरी ओवर तक खेले, तो बॉलर से तो हमें गिला है ही नहीं। जब हम हार जाते हैं तो फिर एक सेल्फ एनालिसिस भी तो करना होता है। आई थिंक यू विल एग्री विद दैट। हमारे जो बैट्समैन है या बैटिंग लाइन है, ये मेरा ख्याल है हमेशा से एक गिला रहा है इस टीम से, हम सबको हिस्टोरिकली ये गिला रहा है कि हम बॉलर्स पे सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं और कहीं ना कहीं जो कोताही होती है वो बैटिंग लाइन से ही होती है। सो वुड यू एग्री, ये आज के मैच के लिए भी आप समझते हैं कि ऐसा ही हुआ है? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कैथारसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको करना है, आपको ये सोचना है कि आगे टूर्नामेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स आएंगे अगले साल, फिर एक वर्ल्ड कप है, तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि उन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाए। अभी प्रॉब्लम कहाँ पर है, हम सिचुएशनल अवेयरनेस को नहीं डिस्कस कर पा रहे, जो आई थिंक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज का। अगर आप आज की एमसीजी की पिच को थोड़ा सा गेज करें तो ये कहीं से भी 180 प्लस वाली विकेट नहीं थी। और ये हमने आदिल रशीद जो कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके गए, सैम करन, हमने उनके अल्फाज में भी यही गेज किया कि उन्होंने पिच को बहुत जल्दी असेस किया। और आदिल रशीद ने भी बोला कि मैंने असेस कर लिया था कि यहाँ पर मैं तेज़ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने बॉल की वेरिएशन को और ज़्यादा स्लो किया। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपने बारिश शुरू की, एक डिसेंट स्टार्ट मिला, ओवरऑल विकेट्स गिरती रही, एक अलमिया ज़रूर था कि आप स्कोर नहीं पायल कर रहे थे, तो आई थिंक सच को एक्सेप्ट करना ज़रूर होगा कि हम कहीं ना कहीं वो पैनिक बटन दब गया था। और जहाँ पर शान मसूद आउट होते हैं, अभी आप हाईलाइट्स भी जब दिखा रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि ये मैच टर्निंग मोमेंट था, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान का जो स्कोर था वो तकरीबन 115-120 तक जा रहा था। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले 4 ओवर में अगर ये 20-30 रन भी आराम से खेल थोड़ा स्टेडी हो गए थे। हाँ जी बिल्कुल, तो हमें यही था कि अगर ये 150 कर लेते हैं और अगर आप देखें तो वही 10 रन का फर्क आपको नजर आता है, तो ये बहुत इजीली हम डिफेंड कर पाते थे। आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक की है कि बॉलर्स पे ही हमेशा सारी रिलायंस होती है जबकि बैट्समैन नहीं परफॉर्म कर पाते। बट अगर बैटर्स की आप बात करें ओवरऑल टूर्नामेंट में, जिस तरह नमूद साहब ने कहा कि इट्स अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस कि आप डाउन एंड आउट हों। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सिल्वर लाइनिंग देखनी है कि जो सेल्फ बिलीफ इस टीम में बन चुकी है, जो इस दौर में बनी है, बाबर आजम की कप्तानी में बनी है, ये एक बहुत ही कीमती असासा है। ये टीम वो टीम है जो बिल्कुल ये बिलीव करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपैरिजन भी हो रहा था पिछले वर्ल्ड कप्स का। और आज ये बात बाकायदगी से कही गई कि अगर आप उस पुरानी वर्ल्ड कप की टीम को देखें तो वो शायद स्किलफुल इससे ज्यादा थे, बट क्योंकि आपस में इतनी इन फाइटिंग थी कि वो ज्यादा मैचेस नहीं जीत पाए। बट जो इस टीम की सेल्फ बिलीफ है इज रिमार्केबल कि दुनिया में किसी भी टीम के खिलाफ उतरते हैं, किसी भी टोटल के खिलाफ, तो ये बिलीव करते हैं कि हम जीत सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये आपकी आज की सबसे बड़ी वो है। अच्छा नमूद, हम असेस करने में अगर हम अपनी बैटिंग लाइन की बात करें तो क्या कहीं हमसे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनसे कोई गलती हुई? क्योंकि देखे ना क्या 88 मीटर की मेरे ख्याल है बाउंड्री है, जैसे अभी अहमद ने भी कहा इट्स अ बिग ग्राउंड। तो शुरू में ही छक्के मारने की अटेम्प्ट करना, उसके अंदर भी हमने देखा कि एक तो विकेट्स गई, पहली बात। दूसरी बात है कि पावर प्ले के अंदर वो जैसे अभी कहा भी है, खुद बाबर आजम ने भी कहा कि डॉट बॉल्स हमारी बहुत बड़ी कोताही है। हम पार्टनरशिप को मेंटेन करने के चक्कर में बहुत सारी डॉट बॉल्स खा गए शुरू के जो फर्स्ट 6 ओवर्स है। तो आपको लगता है कि सिचुएशनल असेसमेंट जो बात अभी अहमद करे, वहां पे कोई हुई है हमसे गड़बड़? देखिए, सिचुएशनल असेसमेंट तो जाहिर है हुई है, तो आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है यार, ये वाला चीज़ को देखनी पड़ी है। लेकिन चीज़ ये ग्राउंड को सबसे पहले ग्राउंड एमसीजी जो हम इसको स्टडी कर रहे थे, हम देख रहे थे कि ये 171 मीटर जिसे कहेंगे चौड़ी है और जो उसकी लंबाई है 161 मीटर है। अगर आप इसको देखें, उसके दरमियान में एक पिच लगा दें और इतनी बड़ी जगह पे आपको याद होगा कि जब यहाँ पे शॉट्स लग रही, जब हम मैच देख रहे थे तो गेंद पहुँच नहीं पा रही थी। आप मज़े की चीज़ ये कि पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स में जो है वो 2 छक्के
छक्के लगे हैं और जो है 8 चौके लगे हैं, और गेंद जो है वो 3-3 स्कोर तक दे रही है आपको कि अगर आप एक अच्छी शॉट खेल रहे हैं तो 3 स्कोर आप भाग के ले सकते हैं। 3 रन कर रहे हैं आप। और यही सबसे बड़ी गलती थी, जो असेसमेंट की जो बात की, यही सबसे बड़ी गलती थी टीम की कि खिलाड़ी जो थे जब आए उन्होंने उठा के उसको बाहर निकालने की कोशिश की कि हम ये जो है 90 मीटर का या 80 मीटर का आज चौका या छिक्का वो हम कर लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, दूसरी तरफ से अच्छा हुआ कि 14 चौके मारे हैं। अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं, उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि वो नीचे खेल रहे थे और लेकिन देखिए छक्के वहां भी 2 ही हैं, लेकिन उन्होंने स्कोर कैसे लिया आप देखिए, उन्होंने हर गेंद पे स्कोर लेने की कोशिश की है। यहां पर कोशिश किया है कि अब आप अगर दोबारा स्कोर कार्ड निकालें उसमें देखिए कैच आउट कितने हैं हमारे। नहीं देखिए, मैंने ये सवाल इस पर्सपेक्टिव में किया कि जो हारिस की विकेट हमारी गई वो एक इंपॉर्टेंट विकेट थी, उस पॉइंट इन टाइम पर वो आके ऊंचा हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने कैप्टन खड़े हैं, उनको उसी वक्त स्ट्रैटेजी चेंज करने का मशवरा तो दिया जा सकता था ना कि भाई थोड़ा सा बॉल को अपने बल्ले पे आने दो, उसके बाद हिट करने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पे कप्तान का एक बड़ा इशू, ये मेरे साथ बैठे हुए ये भी बताइए, कंफर्म करेंगे, कप्तान का मसला ये है कि कप्तान ये जब भी खड़ा होगा तो वो कहेगा कि मैं एक एंड लेके खड़ा हूं, आप खेलें, आप उठाएं उसको। बेसिकली वहां पे अगर आप उस पे ये सोचें कि यार उसने हारिस ने ठीक नहीं किया या वो वहां पर उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये यकीनी तौर पर ये प्लानिंग का हिस्सा होता है कि एक एज पे हमेशा जो है वो विकेट को संभालने वाला होगा, दूसरे एज पे जो है वो स्कोर लेने वाला होगा। नहीं, लेकिन जल्दी में थे हम, थोड़ा जल्दी में थे। मैं फिर भी ये कहूंगी कि हम थोड़ा सा जल्दी में थे वहां पर, लेकिन चलिए इस पे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करें, एक सुपरस्टार लेजेंडरी ज़हीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मैं जाहिर है आज का जो मैच का नतीजा है उस पर खुशी तो किसी पाकिस्तानी को नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक इंप्रेशन, एक ओपिनियन इस वक्त यही है कि द टीम प्लेड वेरी वेल। अगर हम पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो सर क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, फाइनल तक आया है। कुछ डिफरेंट बट्स होती रही हैं, लेकिन बात यह है कि आज का जो गेम था वो खास तौर पे वो जो विकेट पे जो ग्रास थी, ग्रास की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया था। जिस तरह के हमने पहले मैच था उसमें भी काफी ग्रास था, लेकिन आज का जो ग्रास था वो अप एंड डाउन बॉल काफी लेके आ रहा था। लेकिन जैसे अभी हमारे होस्ट ने बताया, लोगों ने बताया है कि ग्राउंड बहुत बड़ा था, हमने ग्राउंड को सही तरह से समझा नहीं और जो स्ट्रोक्स खेली हैं वो हमने इस तरीके से नहीं खेली कि जिस तरह के छोटा ग्राउंड होता है और छक्के चौके मारने की कोशिश जो है वो हमारी नाकामयाब रही। लेकिन बहरहाल मैं ये जरूर कहूँगा कि पाकिस्तानी की परफॉर्मेंस जो थी आज की विकेट देख के वो सही नहीं थी, अगर हम इसको सोच समझ के खेलते। और दूसरी तरफ मैंने ये देखा कि बाबर भी 2 विकेटें खड़े होने तक वहीं पर क्रीज पे थे, अगर वो समझा के दूसरे प्लेयर को खिलाते तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होता। लेकिन सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वैसे ओवरऑल टर्निंग पॉइंट आज की गेम का, शाहीन आफरीदी की इंजरी थी, बाबर आजम की विकेट थी, शान मसूद की विकेट थी, या जो आदिल रशीद का मेडन ओवर था वो था, मतलब इसमें या कोई और फैक्टर था? नहीं देखिए जी, ये फैक्टर्स तो इतने आपने नाम दे दिए, कोई ना कोई फैक्टर तो जो है वो अफेक्ट करता ही है। और लाजमी बात है कि जब ये सारी चीजें होती हैं तो जब भी टीम हारती है, लेकिन ओवरऑल हम कोई 20 रन या 25 रन जो थे वो पीछे रह गए। अगर हमारा कोई 20-25 रन और होते तो रिजल्ट जो है वो कुछ डिफरेंट होते। लेकिन ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। हमें आज खुद इतना ज्यादा अफसोस है कि आज हमारी टीम बिल्कुल ही ऐसी लग रही थी कि जैसे आज इंग्लैंड को मारेगी, और इन्होंने पाकिस्तान में भी आके हमारी टीम को हराया था। बेहतरीन टाइम था कि हम बदला लेते, लेकिन भारत क्या किया जाए, ये ऐसी चीजें होती हैं। लाइक हम बार बार कह रहे हैं कि खेल में तो सर ये सारा कुछ मामला जो है वो चलते रहते हैं, और खेल में हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, और उससे वो नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार बात रन्स की हो रही है और यही कहा जा रहा है कि अगर कोई 10, 12, 15 रन्स और होते तो शायद सूरत हाल थोड़ी बेहतर होती। बैटिंग लाइन को थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट बहुत क्रिटिसाइज किया जाता रहा, ओपनर्स को भी उनकी पोजीशंस के ऊपर भी मैंने देखा कि बहुत बात होती रही, और ये एक तनकीद थी कि 15 प्लेयर्स में से 6 तो हम खाली ओपनर ले गए, उन्हीं को हमने मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया। डू यू थिंक कि उसका भी कोई रोल है जब हम बात करते हैं कि हमारी बैटिंग लाइन उस तरह नहीं स्टैंड कर सकी जैसे करनी चाहिए थी? देखिए जी, ये तो जो काम है ये सिलेक्टर्स का काम है
और उनको जैसा भी करना चाहिए था, क्या तरीके से सोच के गए थे। लेकिन आज ये जरूर था कि हमारे जो बैट्समैन थे वो ये समझ रहे थे कि जो हमारी विकेट्स होंगी वो उस पे मतलब बैटिंग करना बहुत आसान होगी, क्योंकि मेलबर्न पे बैटिंग करना बहुत आसान होती है। लेकिन आपने देखा कि उस पे ग्रास रखी गई थी, 2 रोज पहले हमारी टीम वहां गई थी और उनको इस विकेट को जरा बड़े गौर से देखना चाहिए था कि इस विकेट पे कितनी ग्रास है, कितनी ग्रास नहीं है, क्योंकि ग्रास जो है वो एक दिन में तो नहीं आती ना। ये ग्रास जो है वो उसको आने में भी 3-4 दिन या 5 दिन तो लगते हैं। लिहाजा हमने सबसे बड़ी जो गलती की है इस मैच की वो ये है कि हमने विकेट जो है वो सही तरह से रीड नहीं की। और उन्होंने, आपने खुद देखा होगा कि इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को बैटिंग कराई। ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब पाकिस्तानी ने जब बॉलिंग की तो वो खराब बॉलिंग की, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक स्टेज पे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान जो है ये करीब आ जाएगा और ये मैच जीत जाएगा। लेकिन क्योंकि स्कोर थोड़ा सा कम था, हम अगर इसको कोई बात वही हो रही है कि अगर हम ये भी कहते कि 40 रन और होते तो हम आराम से जीत जाते, लेकिन ये है कि क्लोज मैच होता है और क्लोज मैच होना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लड़कों ने बहुत अच्छे किए। बहरहाल दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ पे टेक्निक होती है और जाहिर आप हाइंडसाइट में ज्यादा अक्लमंद भी होते हैं, इसलिए बहुत सारा एनालिसिस फर्क होता है, बेहतर होता है, लेकिन क्या लक का फैक्टर जो है वो भी उसको काउंट कर लें आज के? वो भी नहीं थी ऑन आवर साइड। वाज इट अ बैड टॉस टू लूज, यू थिंक? देखिए 2020 में तो टेक्निक जो होती है वो कोई इतनी वो नहीं होती, लेकिन ये है कि इससे पिछला मैच जो इंग्लैंड ने खेला था इंडिया के खिलाफ, वो उसकी टेक्निकली वो बहुत अच्छा खेले थे, कोई ऐसा शॉट वॉट नहीं मारा था। आज फिर भी जो शॉट्स है वो इतने सही कनेक्ट नहीं किए इंग्लैंड वालों ने। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बड़ी समझदारी से, उनकी कप्तानी आज बहुत अच्छी थी, उनकी फील्ड प्लेसमेंट जो थी वो बहुत अच्छी थी और उसको देखते हुए उन्होंने गेंद भी की है। देखिए करण जैसा बॉलर जो कि मतलब विकेट लेता रहा है, लेकिन ये कि आज उसने जो 3 विकेट लिए हैं उसको जो विकेट्स मिली हैं वो हमारे बैड शॉट्स की वजह से मिली है और सीधा जो कैच है वो फील्डर्स के पास गए। बिल्कुल। ये हम ये कह देना कि हमने हमारी टेक्निक खराब थी या कुछ थी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आपका रिजवान जो है वो सबसे पहले आउट हो गया, उसको एज लगी वो आउट हो गया, फिर बाबर आउट हो गए, फिर इस तरीके से जो मेन बैट्समैन थे वो आपके वो तो बहुत जल्दी आउट हो गए, जिसपे आप उम्मीद करते थे और यही उम्मीद थी कि अगर ये 2 बैट्समैन चल जाएंगे तो हमारा स्कोर तकरीबन कोई 170 के करीब हो जाएगा। लेकिन भारत दूसरे जो अपोजिशन होती है उनके पास भी बॉल होती है, उनके भी 10 फील्डर्स जो है या 11 फील्डर्स जो है वो भी खड़े होते हैं और वो कोई बैट बॉल आए या कुछ आए तो उसको मतलब हैंडल करने के लिए खड़े रहते। बहरहाल it was a good game of cricket, I believe, and like you said, very good game of cricket. अब देखिए ना, शाहिद अफरीदी जो है वो लास्ट ओवर्स नहीं कर सका। अगर वो लास्ट ओवर का, इस तरह इफेन बट्स जो है वो तो बहुत से आते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फिर भी पाकिस्तान का फाइनल में आना और अच्छी तरह से मुकाबला करना और मैं कहता हूँ ये अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है और इस एक्सपीरियंस को लेके टीम जो है वो आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और जो बात अभी मैं अहमद कारी थी ज़हीर अब्बास साहब से, कितना कुछ इसको लक पे डाल दें आपके ख्याल में? क्योंकि लाइक ही सेड के बिल्कुल वो साइड लग के रिजवान का जो आउट होना और जिस तरीके से जो फैक्टर्स अभी ज़हीर साहब ने भी गिनवाए, और फिर टॉस वाली बात भी है, क्योंकि कुछ टॉसेस कहते हैं कि वो शुरू से ही आपके ऊपर जो है ना वो एक बैड वो ले आती हैं। तो वो ये क्या वाज इट वन ऑफ दोस डेज? देखिए, फॉर समबडी हु प्लेड क्रिकेट माई सेल्फ, जो मैं क्योंकि खुद खेलता हूँ एंड वी हैव अ गुड टीम एट पीटीवी एज वेल, बात ये है कि आप बड़े मैचेस में हमेशा ये कहते हैं इट्स अ गुड टॉस टू लूज। तो मैं नहीं चाहता था कि वो ओनस बाबर आजम पे आ जाता कि आप डिसीजन की वजह से खुदा ना खास्ता मैच हारें। तो आई थिंक फाइनल में चेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है किसी भी बड़े मैच में, किसी भी फॉर्मेट में।
तो लक का फैक्टर आप कह सकते हैं, बट आप देखें जिस तरह ज़हीर अब्बास साहब कह रहे थे कि पिछले मैच में जो जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल जीता, कंप्लीटली वन साइडेड गेम, 170 रन्स को चेस करना, 10 विकेट्स के साथ पूरे अटैक फ्यूरोसिटी के साथ खेला। लेकिन हमने यही कहा था कि पाकिस्तान इज़ नो पुश ओवर, आप इनकी बॉलिंग को ऐसे नहीं टारगेट कर पाएंगे, और वही हुआ। लेकिन बार बार जैसे मैंने कहा, देखें एट द एंड ऑफ द डे आपने बटलर को आउट कर लिया, हेल्स को आपने आउट कर लिया, आपने एक बिल्कुल आपने डेंट डाल दिया था। लेकिन बेन स्टोक्स की रेजिलियंस को थोड़ा सा क्रेडिट देना होगा अगर आप उनकी पूरे जर्नी की बात करें। नहीं, बेन स्टोक्स ने तो 2016 के बाद 2 दफा अपने आप को रिडीम करा लिया। अब मेरा ख्याल है वो तो कमेंडेबल है, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर। आप यही बिल्कुल से बेन स्टोक्स का वो वाकया याद 2016 का जो आखिरी ओवर में 4 छक्के खाए थे, 4 छक्के खाए थे, 4 छक्के खाए थे और उसने 2 दफा रिडीम किया अपने आप को, 2019 में भी और आज भी। उसके बाद उनकी मेंटल स्ट्रगल का एक पूरी केस स्टडी है जहां पे फिर ही लॉस्ट हिज फादर और बहुत सी चीजें हुई। बट आई थिंक रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय इंग्लैंड। आप ये जरूर देखिए कि उन्होंने अपने आप को एज अ वाइट बॉल क्रिकेटिंग साइड बहुत इंप्रूव किया है और उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। अगर आप उनके इन मोगन के टाइम से देखें, प्लेयर्स को सिलेक्ट करना किस तरीके से, आज से मेरे ख्याल से 1 साल पहले तक, और आई थिंक नमूद एग्री करेंगे, सैम करन की शायद बात भी कहीं ना हो पा रही होती, और आज वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। और आप उसके प्लानिंग और होमवर्क को जो कमेंटेटर्स भी बार बार कह रहे थे उसको अप्रिशिएट करें कि उन्होंने यही टारगेट किया कि पाकिस्तान, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली पैनिक बटन दब गया, और हम भी यही चाहते हैं कि हम डाउन द ग्राउंड पूरे 20 ओवर 150 रन के लिए खेलें। तो पैनिक बटन कब दबा? बैटिंग लाइन के वक्त ही दब गया था। बाबर आजम की विकेट, शान मसूद की विकेट, कहां पे आई थिंक 10 ओवर्स में प्रेशर फील करना शुरू कर दिया। आई थिंक 10 ओवर्स में तकरीबन जब आपका 60-70 स्कोर था, तो आपकी अप्रोच देखें, क्रिकेटिंग में ही टर्म्स में ही होता है कि अगर आप खुदा ना खास्ता 180-200 टारगेट करते हैं तो समटाइम्स यू एंड अप के आप 150 भी ना करें। हाँ, अगर वहां पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई थिंक मेरे पर्सनल एक एनालिसिस है, मेरे ख्याल से जहां पर हमने इफ्तिखार को भेजा क्योंकि शादाब की बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, आई थिंक अगर वहां शादाब का चांस लेते, वो स्पिन को ट्रेडिशनली अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि अगर आपने देखा हो इफ्तिखार वाज वेरी नर्वस थ्रू आउट, वो आदिल रशीद का पूरा ओवर मेडन चला गया, बोथ द टाइम्स क्वाइट नर्वस। तो आई थिंक अगर वहां पर हम शादाब का चांस लेते, 2-3 हिट्स लग जाती, बट वो इट्स अ गेम ऑफ इट्स एंड बट्स। हाइंडसाइट में हर इंसान ज्यादा अक्लमंद होता है, तो हम इस वक्त हाइंडसाइट में डिस्कशन कर रहे हैं, हम ज्यादा अक्लमंद हैं। लेकिन लाइक हम बार बार एक बात को यहाँ से असर्ट कर रहे हैं और नमूद भी एग्री करेंगे इस बात से कि इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, हमें उसके ऊपर कोई नहीं। मैं थोड़ा सा शाहीन आफरीदी पर, एक तो ये कि 8वीं दफा इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहली ओवर में उन्होंने विकेट ली है, विच इज आई थिंक प्रॉब्ली अ रिकॉर्ड नाउ। तो थोड़ा सा एक तो ये कि एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में खेलने वाला, बहुत ही अच्छा प्लेयर, उनकी जो पहले इंजरी थी उसको नहीं रखा, किसी खातर में गया, उनसे खिलाया गया। वाज इट अ गुड डिसीजन? क्योंकि अब आज के बाद ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं कि अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो कितने अरसे तक अब क्रिकेट से बाहर हो सकते हैं। अगर इजाजत दे मुझे, जी शाहीन शाह अफरीदी का ये है कि अभी अहमद भी इस पे बात करेंगे, बल्कि वो उसकी इंजरी के बारे में बड़ी अच्छी चीज़ें जानते हैं कि फ्रैक्चर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या उसका प्रॉब्लम रहा। लेकिन चीज़ ये देखें कि एक 22 साल का नौजवान है, पाकिस्तान का एक असासा है, हाँ बिल्कुल, टीम मैनेजमेंट उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर, ठीक है ये बात दुरुस्त है कि वर्ल्ड कप में नहीं इस्तेमाल होगा, कब होगा, लेकिन जब इसको आपने भेजा था तैयारी के लिए और उसको बताया गया था कि आपका ये प्रॉब्लम है, अभी आपने बहुत क्रिकेट खेलनी है। और जो शाहीन का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो जब भी आता है तो दूसरी टीमों पे बड़ा उसका असर पड़ता है। अभी अगर आप देख लें, ये जो 1 ओवर पहले मैच खत्म हुआ ना, लास्ट ओवर था, अगर शाहीन शाह अफरीदी होता तो ये आखिरी गेंद पे मैच पहुंचा हुआ होता, ये कंफर्म बात थी। और ये प्रेशर जाहिर है कि वही प्रेशर था जो बाद में एकदम खत्म हुआ। ये इस मामले में हम जरूर बात करेंगे कि टीम मैनेजमेंट को, बोर्ड को ये चीज़ देखनी होगी कि ऐसे प्लेयर जो कि असासा है, जिन्होंने अभी बहुत क्रिकेट जिनकी अभी बाकी है, अब 22 साल का नौजवान है, इसकी क्रिकेट बहुत बाकी है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया गया, इसका ख्याल ना किया गया और उसको फालतू टूर्नामेंट में भिजवाने के बजाय या मुख्तलिफ ऐसी जगह पे या इसकी जिसे रिहेबिलिटेशन की बात हुई थी ना, कि यही चीज़ है ना कि आपने अगर कैच पकड़ना है और तो बैठना किस तरह है, उठना किस तरह है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका काम जो बुनियादी तौर पर है वही है कि आपने बॉलिंग करवानी है। तो वो अगर आप सही तरह नहीं कर पाएंगे तो यकीनी तौर पर इसका आगे लेके जाना, आगे इसका चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चीज का माइंडफुल होना चाहिए था। ज़हीर अब्बास साहब, आप मौजूद है, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। सर, ये शाहीन आफरीदी वाला जो इशू है सर, इस पे मैं आपकी भी ओपिनियन लेना चाहती हूँ। आई अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट का डिसीजन है, मैनेजमेंट ने जो उस वक्त फिट समझा वो किया, लेकिन एक अभी ये नमूद साहब कह रहे थे कि एक यंग प्लेयर है, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है, अगर एक इंजरी का मामला था तो क्या होल्ड पे डाला जा सकता था फिलहाल उनकी पार्टिसिपेशन को इस टूर्नामेंट के अंदर, या ठीक है जिस तरह हुआ ठीक हुआ, आप समझते हैं? नहीं जी, बिल्कुल ठीक हुआ। बात यह है कि इससे पहले उन्होंने 3 विकेट्स लिए और विकेट्स लेते भी रहे हैं,
वो कैच लेते हुए उनको इंजरी दोबारा आज हो गई, और क्योंकि ऑलरेडी उनको इंजरी थी और मेरे ख्याल में वो फुली तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन एक फाइनल एक ऐसी चीज होती है कि हर कोई जो कप्तान जो है अपने मेन बॉलर का आसरा लेता है, लिहाजा बाबर आजम ने भी जो है यही कोशिश की कि ये जो मेरी सोच है ये बिल्कुल ठीक होगी। बहरहाल ट्राई किया उन्होंने और अच्छा होता है ट्राई करना, लेकिन बहरहाल इंजरीज जो हैं ये तो बड़े बड़े मैचेस में भी हो जाती हैं, ये तो 2020 मैच था, लिहाजा बिल्कुल बाबर आजम का ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था कि उसको खिलाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उस डिसीजन के अंदर अहमद, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? डिसीजन के खिलाफ आई थिंक ज़हीर साहब की राय को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। आपका पिछले कुछ अरसे से एक मेन स्ट्राइक बॉलर है और उसके बगैर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बड़ा इनकम्प्लीट लगता है। आप ऑपोजिशन पे उस तरह हावी नहीं हो सकते, लेकिन आई थिंक वी हैव टू एनालाइज इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये जो इंजरी है, अगर आप इसकी टाइमलाइन देखें, श्रीलंका में उनको ये बॉल लगा, उसके बाद ये इंजरी एग्रीवेट हो गई, और खाली ये नहीं, अगर हम वर्कलोड मैनेजमेंट की पाकिस्तान में बात करें तो अनफॉर्चुनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट सिनारियो है कि हम नहीं इस पर ध्यान देते। अगर आप प्लेयर्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिकेट देखें तो सिर्फ ये नहीं था, पीएसएल में बहुत ज़्यादा मैचेस थे, हम बार बार ये कह रहे थे कि कुछ ऐसी सीरीज़ हैं जहां पर आप शाहीन को रेस्ट दे दें, तब तक तो बॉल नहीं लगा था, हम तो चाह रहे थे कि किसी भी तरह वो ओवरवर्क ना हो, क्योंकि हमें पता था कि 2 वर्ल्ड कप्स आने हैं, वहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी ये बात की कि वर्ल्ड कप ज़रूर इंपॉर्टेंट है, बट शाहीन एज एन एसेट एक ज़्यादा कीमती असासा है आपकी कौम के लिए। तो ये कुछ बातें चल रही थी, लेकिन आई थिंक खिलाया गया तो तभी खिलाया गया जब मेडिकल पैनल ने उसकी ओके रिपोर्ट दी। अब उसमें उसकी डेप्थ में या उसकी इन्वेस्टिगेशन में तो हम नहीं जा सकते, और रीहैब भी उन्होंने थोड़ा सा कंप्लीट किया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि इस पूरे जो रीहैब का प्रोसेस होता है, फास्ट बॉलर की बॉडी जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होती है, क्योंकि बहुत एक्सेसिव वर्कलोड है, फोर्स है, सारी चीज़ें जो क्रिकेट के डायनामिक्स में आती है, जिस तरीके से उनका पैर लैंड करता है ज़मीन के ऊपर, जो पूरी फोर्स के साथ वो आते हैं, क्योंकि अपना 100% देते हैं। लेकिन हमने टूर्नामेंट के शुरू में ही देखा कि वो भाग सही नहीं पा रहे थे, पेस नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली आप थोड़ा सा स्केप्टिकल होते हैं कि यार मेरी टांग दोबारा ना टूट जाए, बस मैं मतलब आप इस तरह गेज कर सकते हैं कि उस रिहैब प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सपेडाइट कर दिया गया, यानी फास्ट ट्रैक प्रोसेस के ऊपर कोशिश की गई है। इसमें एक चीज़ ऐड करें ना, ये देखें कि शाहीन शाह अफरीदी की एक इंजरी ऑलरेडी मौजूद है, उसको दरमियान में किसी मैच में कम ओवर भी दिए जा सकते थे। अगर आप कह रहे हैं कि फाइनल में खिलाना है उसको और आगे जाके अच्छा करना है, तो उससे पहले आप अच्छी परफॉर्मेंस ले रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ है, रिहेबिलिटेशन की बात हुई थी, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए उसको भेजा गया, रिहैब में जब उसको भेजा गया था, बड़ा मशहूर, ये हम चलाते रहे इंग्लैंड में उसको। अभी भी जो देखे, अभी भी पीसीबी ने एक जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उसमें सब खिलाड़ियों का बताया कि कौन सा खिलाड़ी लाहौर आएगा, कौन सा मुल्तान आएगा, कौन पेशावर आएगा, लेकिन उसमें शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र नहीं है। लेकिन उससे पहले एक उनकी तरफ से एक चीज़ आई है, वो यही आई है कि जी उसके लिए एक मेडिकल जो है वो एक पैनल तश्कील दे दिया गया है, जो कि उनकी इंजरी को असेस कर रहा है, और वो उसको ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। इसका क्या मतलब है कि यार कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका अभी तक वो वहां से फ्लाई नहीं कर रहे, टीम के साथ वो नहीं आ रहे, यानी कि जो टीम जो आपकी 14 नवंबर को आ रही है, जिसका ऐलान हुआ है वापसी का, तो वहां पर आपका प्लेयर को अब कैसी इंजरी में बैठा है वो, अब आप खुद देखें उसको। और ये चीज़ देखनी होगी कि अगर आप ऐसे ही उसके साथ कर देंगे और उसको नहीं ये समझा पाएंगे कि जनाब आपने ऐसा कैच ऐसे बैठ के नहीं करना, या आपने एक फालतू किस्म की, जो फालतू तो नहीं कहूँगा मैं उसको, कि या एक गैर ज़रूरी जो होती हैं कि उसके लिए आपने भागना, या आपने जंप नहीं करना, या आपने डाइव नहीं लगानी। आई थिंक फाइनल में तो सब अपना 200% देंगे, आप कितना रोक सकते हैं? ना वो ये नहीं कह सकते आपके किस तरह कॉन्शियस होकर खेलना है। आप कह सकते हैं ना, इस टांग से आपने ये नहीं कहा, इस टांग से भी कर सकते हैं। इस टांग से भी कर सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट की बात करें ज़हीर अब्बास साहब, कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि कुछ वो भी हुए हैं, अपसेट्स हुए हैं। नमीबिया का जो है वो श्रीलंका को हराना, नेदरलैंड्स का साउथ अफ्रीका को हराना, फिर आयरलैंड का इंग्लैंड को हराना, जिम्बाब्वे का हमें हराना। सो ये कुछ इस तरह की एसोसिएट टीम्स हैं जो कि अच्छा खेली हैं, जो कि सामने आई हैं। तो एक तो व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट आप समझते हैं उन टीम्स की तरफ से खेला गया, उन टीम्स को ज्यादा खेलना चाहिए? एक ओवरऑल भी मैं चाह रही हूँ कि आप एक वो कर दें, एक ओवरव्यू दे दें। नहीं, देखिए, जो टीमें खेलती हैं लाजिम बात है, उन्होंने भी इम्प्रूव करना होता है क्रिकेट, और काफी हद तक आपने देखा इस टूर्नामेंट में काफी टीमें जो हैं जो कि वीक थी या कमजोर टीम थी, वो ऊपर आई। और ये तो ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप देखिए, अगर नीदरलैंड जो है वो अच्छा नहीं करती तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त में मतलब फाइनल भी नहीं खेल रहा होता। तो ये अपसेट होते रहते हैं, ये अभी से नहीं हो रही, ये पूरा काफी वर्ल्ड कप से इस किस्म की चीजें हो रही है।
लिहाजा हमें इस चीज को अच्छा सोचना चाहिए, इसको हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बुरा हुआ है या बुरा हो रहा है। अब देखिए कुछ ही लोग जो हैं वो काफी डोमिनेट कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं काफी डोमिनेट कर रही हैं। अब देखिए, अब आप अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट टीम कैनाडी शुरू हो गई थी बीच में, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उसको आप देख लीजिए कि उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी बेहतर नहीं रही थी। लिहाजा अप एंड डाउन जो है ये चलते रहेंगे क्रिकेट में, और लिहाजा वो टीम सबसे अच्छी कहलाती है जिनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ये जरूरी नहीं है कि आप हर मैच जीते। अब आप अंदाजा लगाए इस तरह से कि वेस्ट इंडीज की टीम जो थी वो दुनिया की सबसे बेस्ट टीम थी, अब वो मतलब क्वालिफाई नहीं की है। ये चीजें हैं जो क्रिकेट में होती हैं और हमें इन चीजों को लेना चाहिए, दिमाग में बसाना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन अब आप सिर्फ ये सोचें कि आप जो है इस तक फाइनल खेले हैं और कुछ आपसे गलतियां हुई हैं, इन गलतियों को अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आप गलतियां करते रहेंगे और नीचे जाते रहेंगे। लिहाजा इन गलतियों पे अगर आप काम नहीं करेंगे, हमारे कोच काम नहीं करेंगे, तो फिर लाजिम बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके ये जो गलतियां हुई हैं इनका एनालिसिस भी करेंगे, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी आइडेंटिफाई किए हैं कुछ लोगों ने, उन पर भी बात करेंगे। 2023 में भी एक वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी के लिए हमें क्या करना है, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार, देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। जो बिजली का बिल है किसान वो नहीं देगा, वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा, और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो कर्जा है उसकी उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इंशाल्लाह। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मराहत हो नहीं सकती, जो कि मखलूत हुकूमत ने जिसका फैसला किया। हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने कहा कि नमूद साहब के कुछ और भी जो गलतियां कोताहियां उन पे बात करेंगे। मैंने ज़हीर साहब से तो सवाल पूछा, आपसे आपकी राय ले लेंगे। जो बैटिंग ऑर्डर है उसके ऊपर भी, और ये ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी हम देखते रहे कि बहुत ही एक सजेशन फ्लोट करती रही कि बाबर आजम को खुद 1 डाउन खेलना चाहिए, 2 डाउन खेलना चाहिए, ओपनर्स को चेंज करना चाहिए, शान मसूद को ऊपर ले जाएं। और फिर एक अगेन मिडिल ऑर्डर के ऊपर भी एक तनकीद तो पहले से है कि वो जो मैंने पहले बात कही कि सारे ओपनर्स को हम ले गए, उन्हीं को हमने मिडिल में भी खिला दिया, शुरू में भी खिला दिया, तो इसका भी कोई रोल था?
आपको अब ये वही वाली बात कहेंगे कि जी मैं पूरी की पूरी टीम को नया बना के दूं। यहाँ पे जब टूर्नामेंट जब पहले 2 मैच पाकिस्तान के हो गए ना, तो उसके बाद इसी चीज़ पे बात शुरू होगी कि जनाब जी फलाने को इस जगह नहीं होना चाहिए, फलाने को इस जगह नहीं होना चाहिए। हाँ। और ये एक बड़ा आसान होता कहना, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि बाबर आजम को ओपनर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की क्रिकेट का ये असूल है कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है वो 1 डाउन ही आता है, यानी कि तीसरा नंबर उसका टीम में तीसरा नंबर उसका होता है। विराट कोहली को देख ले, वो उसी नंबर पे बैठा हुआ है। उसने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं जनाब ऊपर जाऊं। अगर आपको तेंदुलकर का ज़माना याद हो, या जो भी बेस्ट प्लेयर है किसी भी टीम का, वो हमेशा ओपनर्स के बाद आते हैं, 3rd या 4th, यानी कि जो अगर टीम में आए 1 डाउन या 2nd डाउन आते हैं। और यही वजह होती है हम यहाँ पर शायद बाबर आजम को, वैसे तो हम दुनिया कहती है कि बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन अब जब आप टीम बनाने लगते हैं, जब उसका ऑर्डर बनाते हैं, जब बैटिंग ऑर्डर बनाते हैं, तो उनको आप बिल्कुल पहले नंबर पे ले आते हैं और उसको उस जगह पे नहीं रखते जहाँ पर हमेशा बेस्ट प्लेयर को रखा जाता है। बाकी मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा कि आप शान को जहाँ मर्जी खिलाएं, मोहम्मद हारिस को जहाँ मर्जी खिलाएं, इफ्तिखार को यूटिलाइज करें, दूसरे प्लेयर जो है, लेकिन कम अज़ कम बाबर को यहाँ से निकलना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा, उसको वैसे ही जैसे अभी हमने बात कहते हैं शहनशाह अफरीदी की, उसको बचा के रखें, आप मेहरबानी करें, उसको ऐसे मत करें कि आप उसको उस जगह पे लेके जा रहे हैं कि उसकी जो अगले 10 साल की जो क्रिकेट है उसको 2 साल तक महदूद कर दे। बोर्ड या मैनेजमेंट या जिसका भी फैसला था, उसने ज्यादती की है एक लिहाज से कि उसको इतना ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए था। यही बात मैं बाबर आजम के बारे में कहूंगा कि उसके साथ भी ये होगा कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। दुनिया में अगर किसी को फॉलो किया जाता है, बाबर आजम को जिस तरह फॉलो किया जाता है, अभी भी आप किसी आम बंदे से पूछेंगे, चाहे उसको क्रिकेट का इतना इंटरेस्ट हो ना, वो बाबर आजम का नाम पहले लेगा। ऐसा ही है। जब वो उस प्लेयर के साथ भी ये किया जाए कि उसको बिल्कुल चले, कुछ चीज़ ट्रेंडी करके देख लेना, जरूरी तो नहीं है। अब आपने देख भी लिया कि इसमें हुआ क्या, नहीं, और कुछ चीजों को हमारे यहाँ ना तनकीद समझ लिया जाता है, लाइक यू वेरी राइटली और वेरी नाइसली पुट इट, कि ये तनकीद नहीं है। वो एक जिस क्लास का प्लेयर है उसको 1 डाउन ही आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा नहीं खेलता है इसलिए उसको 1 डाउन लेकर आए या उसको ओपनिंग में मत लेकर आए, लेकिन उसको उसकी सही जगह पर रखें। डू यू एग्री विद दिस? बात कहेंगे अब अहमद मुस्कुरा रहे, सो आई थिंक ही डजंट एग्री। अहमद, यू थिंक कि बाबर आजम को ही ओपन करना चाहिए? देखें, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिस जज्बे के साथ आप इन्वॉल्व हैं। आई थिंक बड़ा कम हमने देखा, बट यही बात है, पूरी कौम इन्वॉल्व थी फाइनल के लिए। आई थिंक लेट्स अग्री टू डिसएग्री, डिसएग्री टू एग्री वाली बात आ जाती है। असल में ऐसे है कि बात बिल्कुल ठीक है, जो बाबर की क्वालिटी है और जो स्ट्रेंथ है, ही इज़ अ प्लेयर जिनका मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ा रोल हो सकता है, एंड ही कुड बी दैट ग्लू। बट ये मैं तब मानने के लिए तैयार हूँगा अगर हमने जॉस बटलर की तरह का, या हमने अगर आप बात करें कोई किसी भी दुनिया की टीम में देख लें, किसी को एक्सप्लोसिव ओपनर तैयार किया होता, क्योंकि पिछले क्रिकेट इज़ अ लॉ ऑफ एवरेजेस। पिछले अगर आप 1-2 साल में स्ट्राइक रेट्स उठाकर देख लें, तो रिजवान और बाबर आजम के अलावा अगर कोई ओपन पे कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो इतना कामयाब हो नहीं सका। शजील की बात की गई, फिटनेस इशू था, नहीं हल हो पाया। शान मसूद की बात करें तो उनका मिडिल ऑर्डर में होना ही इज द रीजन कि आज आपने 138 स्कोर किया। अगर आज शान ना होते तो आप 115 स्कोर भी ना करते। बिल्कुल। सो आई थिंक हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि फखर जमान वाज फुली फिट, आई डू थिंक कि थोड़ा सा शफल करने की जरूरत है। देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कैप्टनसी का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। बाबर क्योंकि इज द बेस्ट प्लेयर, और T20 में आपके पास 120 गेंदें हैं जिन पर आपने स्कोर करना है, तो आप चाहते हैं आपका बेस्ट बैटर ज्यादा से ज्यादा डिलीवरीज फेस करे। अब हम अगर एग्जांपल्स बाकी टीम्स की ले लें, फॉर एग्जांपल हम इंडिया के साथ बहुत कंपेयर करते हैं कि विराट कोहली डाउन दी ऑर्डर खेलते हैं, तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ और उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि वो पूरे ऑर्डर को उल्टा भी कर दें तो फिर भी विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ अरसे में उन्होंने भी ट्राई किया ओपन करने के लिए, वाज वेरी सक्सेसफुल। 250 की उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दी, बट उसके बाद वो वापस अपने ऑर्डर पे आ गए क्योंकि दे हैड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द ऑर्डर। अब हमारे पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमने कोई प्लेयर तैयार नहीं किया। हाँ, अगर आप हारिस को मुस्तकबिल में तैयार करना चाहते हैं तो इज अनदर केस। तो आई थिंक इस वक्त एट दिस करंट मोमेंट या इस वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि फखर जमान भी इंजर्ड हो गए। उस तरह की हमारी इंटेंट नहीं थी कि हम ऑर्डर, और मेरा ख्याल है बड़े टूर्नामेंट्स में आपको एकदम से करना भी नहीं चाहिए। तो ये मेरा खैर अपना मैं जरा पूछूं, बड़े अच्छे प्लेयर है क्योंकि हमारे साथी है, ये आसिफ अली और हैदर अली के साथ ही तजर्बा किया जा सकता, ट्राई की जाए? आई थिंक आसिफ नहीं, लेकिन हैदर के साथ आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और आई थिंक हैदर की क्योंकि बहुत ज्यादा टूर्नामेंट में बात की गई, आपको याद होगा जब आए थे तो बाबर आजम के साथ कंपेयर भी किया गया। स्क्वाड का हिस्सा था, मैं पूछ रहा हूं वैसे आज भी नजर आए, नजर आ गए खैर। बट ये है कि आई थिंक बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि पिछले कुछ 3 सालों में हैदर अली के साथ, और मैं इसको ज्यादती का लफ्ज ही दूंगा,
वो खुद भी उनके, अगर आप कुछ इंटरव्यूज सुने, आप किसकी बात करें? सॉरी, मैं हैदर अली की उनसे पूछा गया कि आप इतने एक्सप्लोसिव हैं, पीएसएल में बहुत सारी क्वालिटी नजर आई है, लेकिन आप क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? तो उन्होंने भी यही केस स्टडी दी कि मैं नेचुरल मेरा नंबर एज एन ओपनर है। हाँ। लेकिन आई थिंक के और भी नंबर्स पर आपको मॉडर्न क्रिकेट में यू हैव टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टीम को आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप जॉस बटलर का केस स्टडी कुछ लोग टीम में थे, उनको यूटिलाइज नहीं किया गया, मुझे ऐसा लगता है। नवाज की अगर बात करें, एक भी ओवर नहीं दिया। ये बहुत एक देखिए, मैं आपको ये व्हाट वाज द क्या मतलब ये क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में होता है ये कि अगर लेफ्ट हैंडेड बैटर खेल रहा है तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर यूजुअली नहीं लगाते कि उसके लिए इजी होता है मनूवर करना। बट नवाज की जो क्वालिटी है वो आई थिंक इतनी अच्छी है कि वो उस स्टेज पे अगर आप उनसे 1-2 ओवर्स करवा लेते तो मे बी वो जो मे बी वाला फैक्टर है ना, जो आप कह रही हैं कि हाइंडसाइट में ये सब कुछ हो रहा है, तो वो मे बी ही कुड हैव बीन इफेक्टिव। बट आप थ्रू आउट बाबर आजम की एज ए कैप्टन, अहमद नवाज साहब, नवाज की जो बात कर रहे थे इसमें छोटी सी चीज ये भी है कि नवाज को एज ए ऑलराउंडर ही देखा जा रहा है कि जनाब कि हम जब जरूरत पड़ेगी बॉलिंग करवा लेंगे, लेकिन यार ये कुछ स्कोर कर जाएगा, ये कहीं ना कहीं चौका। लेकिन नमूद साहब आप एग्री करेंगे कि अगर तो हमने उससे बॉलिंग नहीं करानी, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, तो फिर नवाज की टीम में जगह नहीं बनती। आप उस्मान कादिर को ट्राई कर लें, आप कोई और स्पिनर ले आए। ऑलराउंडर आपने रखा इसीलिए कि आप उससे दोनों काम लेंगे। अच्छा, ऑलराउंडर की बात करें नमूद, इसमें मैं वैसे भी आप लोगों से कमेंट लेना चाह रही थी कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, वो जो एक क्लास थी, वो दोबारा नहीं मिली। वो हमने उस पर काम नहीं किया, डेवलप नहीं किया, नेचुरली वो टैलेंट नहीं मिला। और इसी हवाले से वो फहीम आई थिंक एक प्लेयर है जिनके हवाले से बहुत ये भी एक क्रिटिसिज्म रहा कि वो पूरा साल खेलते रहे हैं, फहीम अशरफ, उनको टीम का हिस्सा बना लिया जाता तो शायद हम कोई एक उस तरह का जो है वो ऑलराउंडर तैयार करने में कामयाब हो जाते। डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस? मैं आप दोनों में से जो मर्जी पहले। आई थिंक बहुत से आए हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि हम उन पर काम नहीं कर पाए। इट गोज बैक टू द टाइम जब अनवर अली आए, उसके बाद आपको उनमें क्वालिटी बैटिंग की थोड़ी सी नजर आना शुरू हुई। सरफराज के अंदर तो एकदम से डिस्कार्ड कर दिया गया। माय हार्ट गोज आउट टू प्लेयर्स लाइक आमिर यामीन, अमाद भट्ट, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, टीम के साथ रहे, क्वालिटी नजर आई, लेकिन हम उस तरह से काम नहीं कर पाए। आप दुनिया की जितनी सक्सेसफुल टीम्स उठा के देखेंगे, ऑल ऑफ देम हैव एन ऑलराउंडर। इंडिया हैज गॉट हार्दिक पांड्या। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मार्कस स्टोइनिस हैं। अगर आप इंग्लैंड पर आ जाएं, जैसा कि आपने कहा, बेन स्टोक्स आपके पास मौजूद है। अगर आप किसी भी ऐसी बड़ी टीम की बात करेंगे, उनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है। हम अभी तक उस तरफ नहीं आ पा रहे। और अगर आप आज के सिनारियो में भी एक ऑलराउंडर रखते तो ऑब्वियसली जहां पर शाहीन ओवर नहीं करा पाए, आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता। अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया जो पहला मैच न्यूजीलैंड से हारा, या उसके बाद कई ऐसे मैचेस थे, उनमें बार बार कमेंटेटर्स ने भी ये बात की, और पाकिस्तान के भी बहुत बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं जिन्होंने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके जो 4 मेन बॉलर्स होते हैं, उनके बाद जो आपका 5वां बॉलर है कैन नेवर बी अ पार्ट टाइम बॉलर। उसको एक प्रॉपर बॉलर होना जरूरी है, तभी आप टूर्नामेंट जीतेंगे। अच्छा, ये इसमें यही बात है, मैं बात को बिल्कुल खत्म करना चाहूंगा कि जो आपके बैट्समैन हैं, जो आपके जो बैटर हैं और जो आपके बॉलर हैं, वो आपके पूरे होने चाहिए। आप ये मत सोचें कि जनाब चूंकि ये चंगा खेल लेंदा है, ठीक है, तो यार जब जरूरत पड़ेगी बॉलिंग ये वाला काम जो आपने आज भी किया ना, आज की टीम में भी वो जो नजर आ रहा है, या टूर्नामेंट में किया गया, ये नुकसानदेह चीज है। एक दुखे में दिल वाली पाकिस्तानी का एक सवाल है जो मैं करना चाहती हूँ आप दोनों से, कि ये शाहीन को जब रिप्लेस करना था तो इफ्तिखार के अलावा कोई चॉइस नहीं थी हमारे पास उस वक्त। वाज दैट अ गुड डिसीजन? नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन थी, नवाज था। बट क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कप्तान, अगर बाबर आजम की थोड़ी सी आप कैप्टनसी को स्टडी करें तो वो जरा घबराते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के अगेंस्ट लगाने के। हालांकि आई थिंक नवाज कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन, बट ये कि इफ्तिखार वाज द बेस्ट ऑप्शन। 2 लेफ्ट हैंडर्स थे, उन्होंने बॉल अच्छे किए, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन को मिसरीड करके तेज करने के चक्कर में बाउंड्री नहीं, ऑफ कोर्स मैं उनकी उस पर ही वो करी, लेकिन लाइक आई सेड, क्योंकि वो आखिरी कुछ डिसाइसिव मोमेंट्स पे हमें नजर आए ना, तो इसलिए मैंने कहा मैं एक दुखा हुआ दिल है पाकिस्तानी का, वो इसलिए सवाल कर रही हूं। शान मसूद को आप ट्राई कर सकते थे, ही इज अ गुड मीडियम बॉलर। ओवरऑल अगर मैं इस टूर्नामेंट के बारे में एक जरूर सवाल करना चाहती हूं, इंग्लैंड इज अ वेरी गुड टीम, दे प्रूव्ड देयर क्लास टुडे आल्सो। हमने उनके साथ खेल के देखा, हमारी टीम बहुत अच्छी, लेकिन 2 बेस्ट टीम्स में से दे वर एबल टू दे सेव द डे फॉर देमसेल्व्स। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, इंडिया को क्या हुआ? इंग्लैंड के आगे जिस तरीके से जिस हालात में वो हारे हैं, मतलब वो मेरा ख्याल है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे आप लोगों का नहीं पता।
अब आप जबरदस्ती वाली बात करवा रहे हैं। मैं जबरदस्ती बात नहीं करा रही। क्लोजिंग नोट है, जरूरी है ये बड़ा जरूरी है सबसे क्लोजिंग नोट मजे की चीज ये है कि वो मैं बिल्कुल जब स्टार्ट किया था मैंने यही कहा था कि इंग्लैंड ने एक पिछली टीम जो उसका पिछला मैच था जो सेमीफाइनल का था, वो उन्होंने 16वें ओवर में एक बड़ी टीम को, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, जिसके लिए ज्योतिषी इकट्ठे किए गए थे, जिसके लिए बड़ी कुंडलियां मिलाई गई थी, और आपको याद होगा, हाँ जी, और उसके साथ साथ और हमें ये कहा जा रहा था कि आपको किसी एयरपोर्ट से जाना है, आपने ऑस्ट्रेलियन तोते लेके जाना है। जब ये मीम जब आ रही थी उधर से, तो उस वक्त 10 विकेटों से हराया था और ज़रा सूरत हाल थी। मैं वही बात करूँ कि वो तो 16वें ओवर पे खत्म हो गए ना। ये हमारे बॉलर्स को देखे, हमने बॉलर्स की कितनी ज्यादा अभी बात की है कि हमें कितना प्रॉब्लम है। नहीं जी, वो 10 विकेटों से हारे थे, कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों गेम्स का। ये तो मतलब हम इंजरीज के साथ, अपनी प्रॉब्लम के साथ, अब तमाम मसाइल लेने के बावजूद इंग्लैंड को आराम से हमने मैच नहीं दिया, उसको पूरा जोर लगाना पड़ा है। अगर ये तो मैं कहूँगा कि बेन स्टोक को की नसीब अच्छे है कि वो जो उनका वो 2016 वाला जो एक धब्बा था उनके ऊपर, वो उतरना था आज, तो वो उतरा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हरवाया था उन्होंने फाइनल, ये जितवाया फाइनल। अब जो भी कहें सेम करें का नाम ले लें, लेकिन चीज तो इसमें यही है कि इसको दोबारा देखा जाए कि वो मैच सेमीफाइनल दोनों देख लें आप, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो टीम कहाँ खड़ी थी और ये टीम फाइनल में कहाँ खड़ी। अहमद, ये जो मार पड़ी थी इंडिया को, एक्सपेक्ट की थी कि ऐसे ही पड़ेगी? बिल्कुल एक्सपेक्ट की थी जी, बिल्कुल 10 विकेटों से इस तरीके से वो जहां पर बॉल कैच करने की कोशिश कर रहे थे वो बाउंड्रियां करवा रहे थे। अच्छा, मजे की बात है कि ऑन रिकॉर्ड ये बात की थी और पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पे ही की थी। मैंने ये कहा था कि इंडिया की जो बॉलिंग की क्वालिटी है वो अभी तक किसी ज़बरदस्त बैटिंग साइड के अगेंस्ट एक्सपोज नहीं हुई पूरे टूर्नामेंट में। उनके ग्रुप में पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, साउथ अफ्रीका था और नेदरलैंड्स था। अगर आप बांग्लादेश था ये देखें तो उस तरह का एक जो एक्सप्लोसिव माइंडसेट होता है, जिस तरह आज बटलर ने नसीम शाह को पैडल पे छक्का मारा, तो ये वाली एक नहीं थी सिनारियो, एंड दे वर टू मच रिलक्टेंट कि वो कुछ चेंजेस करें। एंड आई थिंक वहाँ पर हम आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारे अभी जितने भी स्पोर्ट्स मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये बात क्यों नहीं उठा रहे कि वहाँ पर ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बहुत बुरा चल रहा है, बहुत से ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जहाँ पर कप्तान जो है वो कुछ प्लेयर्स को खिलाना ही नहीं चाहते। धोनी के एरा में इंडिया की सक्सेस रेट सिर्फ 2 लोगों की वजह से मेनली थी बॉलिंग में, जिसमें युजवेंद्र चाहल थे और जादव थे और जडेजा थे। जडेजा वाज ऑफ कोर्स इंजर्ड बट रोहित वाज नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग। अब उनका मीडिया सवाल उठा रहा है। मैंने उनकी कुछ स्पेसेस सुनी ट्विटर के ऊपर जिसमें उनके लोगों ने ये सवाल उठाया कि ईशान किशन को आप क्यों नहीं खिला रहे, आप कब तक केएल राहुल, रोहित शर्मा इज अनफिट फिजिकली भी कि आप उनको खिला रहे हैं। और फिर आपने ग्रेस की बात की, आई थिंक ग्रेस के आगे भी जाकर जो मुझे वहां से उनके क्रिकेटर्स में एक ओवर कॉन्फिडेंट देखें, आप अपनी टीम के बारे में जरूर कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन आप ये ना कहिए कि पाकिस्तान जो है वो डिपार्चर टिकट लेकर वापस चला जाए, वो फिर चीजें बदल भी सकती हैं। बिल्कुल नहीं, और ग्रेस की जहां तक बात है, वी डिडंट खाली हमने ये टूर्नामेंट ग्रेस के साथ नहीं खेला, हमने फाइनल्स में ये गेम भी जो है वो बहुत टफ टाइम देके जो है वो आखिर में ये गेम जो है वो हमसे गई है। लाइक हम इस चीज पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि इट वाज अ वेरी गुड गेम ऑफ क्रिकेट। वी सीरियसली ऑब्वियसली सिंसियरली होप कि फ्यूचर में जो है वो हमें इससे ज्यादा बेहतर, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इट वाज अ गुड डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट, और पाकिस्तान की टीम का फाइनल तक पहुंचना और इस तरीके से परफॉर्म करना, एज अ पाकिस्तानी ऑल ऑफ अस आर प्राउड ऑफ आवर टीम, ऑफ द ग्रीन शर्ट्स जिन्होंने आज खेला है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद नमूद मुस्लिम साहब, आपने आज प्रोग्राम में वक्त दिया। अहमद नवाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ज़हीर अब्बास साहब के शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में, वो आज हमारे साथ रहे। प्रोग्राम नुक्ता इतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।